चित्रसेन तिवारी मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को संस्कृत अध्ययन शुरू कराने जा रहा हूं और संस्कृत अध्ययन में भी सबसे पहले मैं आप लोगों को संधि प्रकरण शुरू कराने जा रहा हूं। संधि के बारे में आज हम सीखेंगे कि संधि क्या है, संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि के भेद कितने होते हैं और संधि के उदाहरण कैसे कैसे हल किए जाएंगे। सबसे पहले संधि की परिभाषा हम जान लें कि परिभाषा क्या होती है संधि की। तो परिभाषा आम भाषा में कहा जाए तो दो शब्दों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। यानी दो शब्दों के या वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ये संधि की सामान्य परिभाषा है कि दो शब्दों के या दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। यानी दो शब्द आपस में मिलते हैं उसी को संधि कहा जाता है। अब हमें जानना है संधि के भेद कितने होते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संधि के भेद कितने होते हैं, उनके नाम हमें जानना अनिवार्य है। तो संधि के भेद की बात करें तो मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार की होती है। मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। अब इन संधियों का नाम भी हमें पता होना चाहिए कि वो तीन कौन कौन से इसके भेद हैं। तो नंबर एक सबसे पहले आता है स्वर संधि। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि। फिर नंबर 3 पे आ जाता है विसर्ग संधि। यानी हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से संधि के ये तीन भेद होते हैं। अब इस तीन में स्वर संधि के अलग अलग भेद होते हैं, व्यंजन संधि के अलग अलग भेद होते हैं और विसर्ग संधि के अलग अलग भेद होते हैं। अब इसमें से हम आज सबसे पहले स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि के बारे में जानेंगे कि स्वर संधि क्या है, स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि में दो समान स्वर या दो स्वर आपस में जुड़ते हैं। ये भी हो सकता है कि पहले कोई स्वर आए और बाद में कोई व्यंजन या स्वर आए। कहने का मतलब है कि पहले पद के अंत में कोई स्वर आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में कोई स्वर या व्यंजन है। या ये भी हो सकता है कि पहले पद में भी स्वर ही हो और दूसरे पद के अंत में भी स्वर ही हो, दोनों आपस में जुड़ जाए। या तो दो समान स्वर आपस में जुड़ते हैं और नहीं तो एक स्वर और एक व्यंजन जुड़ते हैं। अब स्वर संधि में सबसे पहले दीर्घ संधि कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। स्वर संधि के भेदों के बारे में हमें जानना जरूरी है। तो स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। उन पांचों के नाम आपको लिख के बता देता हूँ। सबसे नंबर 1 पे आता है दीर्घ संधि, नंबर 2 पे गुण संधि, नंबर 3 पे वृद्धि संधि, नंबर 4 पे अयादि संधि और नंबर
5 पे यण संधि। ये 5 संधियाँ स्वर संधि के मुख्य रूप से भेद है। आजकल इनमें 2 और इनके भेद जोड़ दिए गए, लेकिन जब भी हमसे सामान्य भाषा में पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो हम 5 ही कहते हैं, जबकि आजकल 2 और जोड़े गए। नंबर 6 पे जोड़ा गया है पर रूप और नंबर 7 पे पूर्व रूप। ये 2 भेद नए जोड़े गए हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आपसे सामान्य भाषा में पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार के होते हैं तो हमें यही बताना होता है कि संधि के 5 भेद होते हैं। अब इसमें हम आज दीर्घ संधि की बात करेंगे और दीर्घ संधि के बारे में हम सीखेंगे। दीर्घ संधि, तो सबसे पहले दीर्घ शब्द का मतलब हमें पता होना चाहिए। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और दीर्घ संधि की परिभाषा होती है 2 समान स्वर आपस में मिल करके अपने ही दीर्घ स्वरूप में बदल जाते हैं। अपने ही दीर्घ स्वरूप में बदल जाते हैं। दीर्घ स्वरूप में बदल जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। 2 समान स्वर आपस में मिलकर के अपने ही दीर्घ स्वरूप में बदल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं दीर्घ। अब 2 समान स्वर कौन कौन से हैं? वो समान जो एक समान हो, वो स्वर जो एक समान हो, जैसे कि पहले पद के अंत में अ आ जाए प्लस करके दूसरे पद के शुरुआत में भी अ आ जाए, ये दोनों समान स्वर है। तो ये आपस में मिल करके अपने दीर्घ स्वरूप में बदलेंगे तो इनका दीर्घ स्वरूप होता है आ। ये पहला। दूसरा ये भी हो सकता है कि पहले पद के अंत में अ आ जाए और प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में आ जाए, ये भी दोनों समान स्वर है, लेकिन ये दोनों भी जुड़ेंगे तो इनका भी दीर्घ क्या होता है? आ होता है। तीसरा ये हो सकता है कि पहले पद के अंत में आ जाए प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में आ जाए, तो ये दोनों भी जुड़ करके अपने दीर्घ स्वरूप आ में ही बदलेंगे। और चौथा ये भी हो सकता है कि पहले पद के अंत में भी आ जाए और दूसरे पद की शुरुआत में भी आ जाए, ये दोनों जुड़ करके आपस में ही अपने दीर्घ स्वरूप में बदल जाते हैं। कहने का मतलब है कि 2 समान स्वर आपस में जुड़ करके अपने दीर्घ स्वरूप में बदलते हैं। ये नंबर 1। नंबर 2, दीर्घ स्वरूप में छोटी ई प्लस छोटी ई, ये दोनों आपस में जुड़ करके अपने दीर्घ स्वरूप बड़ी ई में बदल जाते हैं। यानी 2 ई, पहले पद के अंत में ई आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में ई आ जाए, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? अपने ही दीर्घ स्वरूप में बदल जाएंगे। ठीक है। नंबर 2 पे ये भी हो सकता है कि पहले पद के अंत में छोटी ई आ जाए प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में बड़ी ई आ जाए, ये दोनों भी जुड़ करके अपने दीर्घ स्वरूप बड़ी ई में बदल जाते हैं। तीसरा होता है कि पहले पद के अंत में बड़ी ई आ जाए प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में छोटी ई आए, ये दोनों भी जुड़ करके क्या हो जाएंगे? अपने बड़ी ई दीर्घ स्वरूप में बदल जाएंगे। या चौथा स्टेप ये हो सकता है कि दोनों ही पहले पद के अंत में भी बड़ी ई आ जाए और दूसरे पद की शुरुआत में भी बड़ी ई आ जाए, तो भी ये जुड़ करके क्या हो जाएंगे? अपने दीर्घ स्वरूप बड़ी ई में बदल जाएंगे। तीसरा भाग होता है ऊ का। पहले पद के अंत में छोटा ऊ आ जाए प्लस छोटा हो, दूसरे पद की शुरुआत में भी छोटा हो, ये दोनों जुड़ करके अपने ही दीर्घ स्वरूप में बदल जाएंगे, तो इनका दीर्घ स्वरूप होता है बड़ा। ठीक है। अब दूसरा भाग, पहले पद के अंत में छोटा हुआ है प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में बड़ा हुआ है, तो ये दोनों जुड़ करके आपस में क्या हो जाएंगे? अपने दीर्घ स्वरूप में बदल जाएंगे, जो बड़ा हो जाएगा। तीसरे स्तर पे पहले पद के अंत में बड़ा हुआ जाए और दूसरे पद के शुरुआत में छोटा हुआ जाए, तो भी आपस में जुड़ करके अपने दीर्घ स्वरूप में बदल जाएंगे बड़ा में। और चौथे स्तर पर होता है कि दोनों ही बड़ा हुआ जाए, यानी पहले पद के अंत में भी बड़ा हुआ जाए और दूसरे पद की शुरुआत में भी बड़ा हुआ जाए, तो ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे? अपने दीर्घ स्वरूप बड़ा में बदल जाएंगे। यानी इन 3 स्तरों पर दीर्घ संधि हमारी पूर्ण होगी। संक्षिप्त रूप में आपको बताया। अब इनके ऊपर उदाहरण करके आपको मैं बता रहा हूँ। पहला उदाहरण करके बता रहा हूँ, जैसे विद्या प्लस आलय। ध्यान से देखिएगा, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है।
अब यहाँ पहले पद के अंत में हमें देखना है कि क्या आ रहा है और दूसरे पद की शुरुआत में देखना है कि क्या आ रहा है। तो पहले पद के अंत में देखिए तो आ का उच्चारण आ रहा है। किसका उच्चारण आ रहा है? आ का उच्चारण आ रहा है। दूसरे पद की शुरुआत में हमें साफ साफ दिख रहा है कि आ आया हुआ है। दूसरे पद की शुरुआत में हमें साफ साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आ आया। यहाँ आप ध्यान से देखें तो पहले पद के अंत में आ जाए प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में भी आ जाए तो दोनों को जोड़ने से क्या बनेगा? आ ही बनेगा। यानी इन दोनों को जोड़ दिए तो भी हमारे पास रिजल्ट में क्या आया? आ ही आया। अब आगे देखिए, पहले पद के अंत से हम क्या निकाले हैं? आ, यानी स्वर निकाल लिए। तो स्वर निकालते ही व्यंजन हमेशा क्या हो जाती है? अपूर्ण, आधा। तो आधा दर्शाने के लिए हमें नीचे हलंत का निशान लगाना होता है। अब पहले पद के अंत से आ ले लिए, दूसरे पद की शुरुआत से आ ले लिए और दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास रिजल्ट भी आ ही आया है जो यहाँ पे लिख दिए। प्लस उसके बाद में लय यहाँ पे लिख देंगे। अब इनको आपस में जोड़ने का काम, बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, प्लस का मतलब होता है जोड़ना, तो इसको इसमें जोड़ देंगे। यानी अब यहाँ पहले पद के अंत में जहाँ हमारे वर्ण व्यंजन आधा हो गया था उसमें आ जोड़ देंगे तो ये पूरा होकर के आ का स्वर लग जाएगा और उसके बाद ये लय यहाँ लिख देंगे तो ये बन गया विद्यालय। उसके बाद नंबर 2 उदाहरण, दूसरा उदाहरण आपको करके मैं बता रहा हूँ। जैसे गुरु प्लस उपदेशा, गुरु प्लस उपदेशा, नीचे लिख करके आपको बता रहे गुरु प्लस उपदेशा। ठीक है, अब ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। अब यहाँ पहले पद के अंत में र के नीचे देखिए, र के अंदर छोटा उ लगाया हुआ है, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में भी देखिए आप छोटा उ आया हुआ है। तो अपने यहाँ पे आ जाए, पहले पद के अंत में छोटा उ आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में छोटा उ आ जाए तो ये दोनों जुड़ करके अपने दीर्घ स्वरूप बड़ा उ में बदल जाएंगे। यानी इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो किस में बदल जाएंगे? बड़ा उ में बदल जाएंगे। अब पहले पद के अंत से यानी यहाँ से हम उ हटा दिए तो र क्या हो गया? अधूरा, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूर्ण नहीं होती है। अब प्लस पहले पद के अंत से उ लिए, दूसरे पद की शुरुआत से उ लिए, इन दोनों को जोड़ करके हम इनके दीर्घ स्वरूप बड़ा उ में बदले हैं। ठीक है, अब उसके बाद बच क्या गया यहाँ पे? पदेशा, तो यहाँ लिख देंगे पदेशा। ठीक है, अब इस बड़ा उ को हमें दोबारा से र के अंदर लगाना है तो यहाँ हम इनको जोड़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, इससे पहले र के अंदर ऐसे उ लगाया हुआ था तो ये इस प्रकार से लगाया हुआ था तो हमने इसको छोटा उ मान लिया। तो अब हमें बड़ा उ लिखना है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये बड़ा उ है या छोटा उ है? तो इसका रीजन होता है, कारण होता है। र में जब ऐसे संकेत दिया हुआ हो तो वो छोटा उ का संकेत होता है और र में जब इस प्रकार से गोला आकर के संकेत दिया हुआ हो तो बड़ा उ का संकेत होता है। तो हम इसके अंदर अब बड़ा उ जोड़ेंगे तो इसमें ध्यान रखें कि ये डायरेक्ट ऐसे नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ये गोला बन के आना चाहिए। ठीक है, र के अंदर ये गोला बन के आना चाहिए यानी बड़ा उ। तो बड़ा उ जोड़ दिए। अब ये पदेश, गुरु पदेशा, ये हमारा बन गया गुरु पदेशा। अब आपको एक उदाहरण अ और आ का बताया, एक उदाहरण छोटा उ का बताया, बाकी और भी उदाहरण आपको अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। पहले आप इनके परिभाषा, इनके भेद, 3 भेद होते हैं, इनमें से स्वर संधि के 5 भेद आप ध्यान से याद कर ले। 2 एक्स्ट्रा जो भेद और जोड़े गए वो भी अपने दिमाग में बैठा ले। और ये जो सारणी आपको बना के दिया हूँ, इन सारणी के आधार पे आपके बुक में जितने भी उदाहरण हैं उनको करके देखिए। जो भी समझ में नहीं आए हमें अगले वीडियो भेजने से पहले व्हाट्सएप पे सूचित कीजिए।